नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्रथम अध्याय विविधता की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। विविधता क्या है? आपने अपने आसपास बहुत प्रकार के पशु पक्षी देखे हैं। कुछ पशु मांसाहारी हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है। कुछ पशु घास खाते हैं, गाय, बैल, भैंस। कुछ पशु जंगल में रहते हैं, कुछ पशु मनुष्य के साथ गाँव में रहते हैं। उसी प्रकार से कुछ मनुष्य, उनकी भाषा अलग प्रकार की है, उनका पहनावा अलग प्रकार का है, उनकी बोली अलग प्रकार की है, उनका खान-पान कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं। उसी प्रकार से बहुत से पक्षी देखे हैं आपने। इस प्रकार से अनेक प्रकार के खान-पान, आकार, रंग, रूप के जीव-जंतु हमारे चारों ओर हैं। इसी भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। प्रत्येक गाँव में कुछ लोग व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ लोग किसान हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। यह भी एक विविधता है। आज इस अध्याय में हम विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। विविधता को समझेंगे कि किस-किस प्रकार का भेद कहाँ-कहाँ पर और कैसे होता है। आप अपनी कक्षा में चारों ओर नज़र दौड़ाइए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपसे अलग होंगे, जिनका धर्म, जिनका गाँव, जिनका क्षेत्र अलग हो सकता है। यहाँ अध्याय में जो 3 चित्र दिए हुए हैं, यह भी अलग-अलग प्रकार से बच्चों ने बनाए हैं, जिनमें भिन्नता है, जिनमें अंतर है। आपको जब कक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग उसका अलग-अलग प्रकार से उत्तर देते हैं, अर्थात सभी का उत्तर एक जैसा नहीं होता है। अगर हम आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, प्रत्येक बच्चे के बारे में अलग-अलग जानकारी अलग-अलग प्रकार से प्राप्त होती है। यह भिन्नता है, यह अंतर है एक-दूसरे में। क्या कभी आपने ऐसे साथी से दोस्ती की है जो आपसे भिन्न है? इस अध्याय में 2 ऐसे लड़कों की कहानी है जो एक-दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। एक लड़का है जो साइकिल सवार है, सड़क से गुजरता है, वहाँ पर लाल बत्ती पर एक लड़का दूसरा जो अखबार बेचने वाला है, वह उसको आवाज़ लगाता है, साहब अखबार ले लीजिए, अखबार ले लीजिए, और वह अखबार की कुछ हेडलाइन भी हिंदी और अंग्रेजी में बुदबुदाता है। जैसे ही वह साइकिल सवार के पास आता है, तो साइकिल सवार उससे हिंदी का अखबार मांग लेता है। बच्चे को आश्चर्य होता है, उसे लगता है कि व्यक्ति अंग्रेजी का अखबार मांगे। साइकिल सवार से तुरंत पूछ लेता है, क्या आपको हिंदी पढ़नी आती है? साइकिल सवार कहता है, हाँ, मुझे हिंदी पढ़नी, लिखनी और बोलनी सब आती है। वह बातों ही बातों में उस अखबार वाले को कहता है कि मैंने एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को चुना था। बच्चा नहीं समझ पाता कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। वह कुछ पूछने की कोशिश करता है, वैसे ही हरी बत्ती हो जाती है और साइकिल सवार आगे निकल जाता है। अगले रोज फिर वही बात होती है। जैसे ही साइकिल सवार लाल बत्ती पर आता है, वह बच्चा बहुत जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ता है, लीजिए भाई जी, आपका हिंदी का अखबार लीजिए, और पूछ लेता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कि उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो। साइकिल सवार समझ जाता है कि बच्चा सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता है, इसलिए वह उसे बताता है कि यह भी पढ़ाई लिखाई का एक विषय होता है, और अखबार बेचने वाले से पूछ लेता है कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? अखबार बेचने वाला कहता, नहीं, मैं बहुत छोटा था, तभी से मैं पैसे कमाने लग गया था। पहले मेरी माँ भी मेरे साथ रहती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही रहता हूँ। साइकिल सवार पूछ लेता है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? जैसे ही वह प्रश्न पूछता है, हरी बत्ती हो जाती है और साइकिल सवार चल देता है। पीछे से अखबार वाला बच्चा चिल्लाता है, वह मेरठ में रहती है। अगले रोज सुबह फिर वह साइकिल सवार उसी रास्ते से गुजरता है और लाल बत्ती पर जैसे आता है, तो अखबार बेचने वाला तुरंत दौड़ कर आता है, लीजिए भैया जी, आपका हिंदी का अखबार। और वह शर्माते हुए कहता है कि मेरा नाम समीर है, आपका क्या नाम है? इस बात को सुनकर साइकिल सवार भी कुछ चकित रह जाता है, क्योंकि साइकिल सवार का नाम भी समीर ही था। उसकी आंखों में एकदम चमक आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मेरा नाम भी समीर है। और साइकिल सवार समीर कहता है, आप जानते हैं समीर का अर्थ क्या है? हवा, अर्थात पवन। और पवन पुत्र कौन है? हनुमान है। अखबार बेचने वाला बच्चा कहता है, अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। साइकिल सवार समीर भी खुशी से कह देता है, ठीक है। और उसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और हरी बत्ती होने के बाद साइकिल सवार समीर आगे निकल जाता है। अगले दिन फिर साइकिल सवार समीर आता है, तो अब अखबार बेचने वाला बच्चा उसको अखबार देते हुए कहता है, साहब मेरठ में बहुत गड़बड़ी हो गई है, वहाँ दंगे हो गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। इससे पहले कि साइकिल सवार समीर कुछ पूछ पाता, अखबार बेचने वाले समीर ने कहा, साहब मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी घर वाले मेरठ में रहते हैं।
और इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आई। साइकिल सवार समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। उस दिन के बाद कभी अखबार बेचने वाला समीर उस चौराहे पर नहीं दिखाई दिया। कहाँ चला गया समीर? आखिर क्या हुआ उसके साथ? यह एक रहस्य ही बना रहा। इस कहानी में साइकिल सवार समीर अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और अखबार बेचने वाला समीर अनपढ़ था, परंतु फिर भी दोनों में दोस्ती हो गई। भाषा का अवरोध नहीं हुआ क्योंकि दोनों दोस्त बनना चाहते। एक समीर की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, पढ़े लिखे की और अच्छे परिवार से था, और दूसरे समीर की स्थिति बहुत गरीब स्थिति थी और वह अनपढ़ था। साथ ही साथ साइकिल सवार समीर हिंदू धर्म को मानने वाला था और अखबार बेचने वाला समीर मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। दोनों के खान पान और रहन सहन तथा भाषा में भिन्नता होते हुए भी, अर्थात विविधता होते हुए भी, दोनों में दोस्ती हो गई। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई मायनों में एक दूसरे से अलग अलग। समीर एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और समीर दो एक अनपढ़ व्यक्ति था। समीर एक के पास भोजन, घर और कपड़े की पर्याप्त व्यवस्था थी, जबकि दूसरी ओर समीर दो के पास न घर था, न कपड़े और न ही भोजन की उचित व्यवस्था थी। दोनों में गैर बराबरी थी, परंतु फिर भी दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते थे। हमारे देश में जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। समाज में क्षेत्र के आधार पर बोली, भाषा, जातियों और रहन सहन और खान पान के आधार पर भी कई विभिन्नताएं, कई अंतर पाए जाते हैं। जो लोग जिस जाति में पैदा हो जाते हैं वो उसी जाति के बनकर रह जाते हैं। जाति एक ऐसी परंपरा है जो कभी नहीं जाती। बाकी चीजें आप बदल सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर आप अपनी जाति नहीं बदल सकते। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? यही विविधता, यही भेद, यही अंतर हमें एक दूसरे के लिए पूरक बनाता है, एक दूसरे से संबंध घनिष्ठ बनाता है। आपने कई प्रकार की कहानियां सुनी होंगी, राजा की, रानी की, शेरों की और दूसरे प्रकार की। ये कहानियां भी हमारी कल्पना से ही आती हैं और कल्पना हमारे आसपास के परिवेश से आती है। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के पास रहते हैं, जानवरों से दोस्ती हो जाती है तो उन्हीं की कहानियां लिखते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि सभी कहानी एक ही प्रकार की होती तो क्या आपको सुनने में उतना आनंद आता? क्या एक ही प्रकार के कपड़े होते तो आपको उन्हें पहनने में आनंद आता? अलग अलग रंग, रूप और आकृति के कपड़े पहनने में, अलग अलग प्रकार का खाना खाने में, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को देखने में हमें आनंद आता है। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की भाषा, क्षेत्र, जाति और समाज के साथ मिलकर रहने में ही आनंद है। भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बोली है, भाषाएं हैं, खान पान है, त्योहार हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार नहीं थी तो हमारे जीवन में इनका हिस्सा नहीं था, बल्कि तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पैदल जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, ऊंट पर जाते थे और नाव से जाते। तब भी लोग खेती करते थे और कई बार जमीन की तलाश में व्यापार करते हुए या युद्धों के कारण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अपने साथ अपना खान पान, अपने रीति रिवाज, अपना धर्म, अपनी सोच भी साथ ले जाते थे और नई जगह पर जाकर उनकी भाषाएं, उनका भोजन और उनका संगीत और उनका धर्म को भी स्वीकार कर लेते थे। कई बार कुछ चीजें हम नए लोगों से प्राप्त कर लेते और कुछ हमारी पुरानी होती थी। इस प्रकार से मिश्रण होकर भी हमारी परंपराएं बन जाती थी। अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि लोगों ने किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने जीवन को सबल बनाया है। ठीक इसी प्रकार से लोग अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के होने के बाद भी अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य अर्थात तालमेल बैठा लेते थे। कई बार आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भी केरल, तमिलनाडु, दक्षिण के राज्यों में व्यवसाय के कारण, नौकरी के कारण जाकर बस गए हैं और वो वहां रहते हैं। वहां रहते हुए भी वे अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा को बनाए रखते हैं। साथ में उन लोगों की बोली भाषाओं को भी ग्रहण कर लेते हैं। यही तालमेल, यही सामंजस्य विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत के दो भागों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। लद्दाख एक राज्य है और दूसरा है केरल। दोनों के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है। लद्दाख ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ यह राज्य है जहां पर वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ जमी रहती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में
एक राज्य है, रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्ष के लंबे समय तक यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, यहाँ पर कम पेड़ पौधे होते हैं और पानी के लिए भी यहाँ पर लोग बाग बर्फ को पिघला कर ही पानी पिया जाता है। यहाँ पर लोग विशेष किस्म की बकरी पालते हैं जिसकी ऊन को पश्मीना ऊन कहते हैं और ये बहुत कीमती होती है। पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इसे इकट्ठा करते हैं और इससे पश्मीना शाल बनाते हैं। यहाँ के लोगों का भोजन दूध और दूध से बने हुए पदार्थ तथा मांस है। इसके लिए गाय, बकरी और याक को पालते हैं। लद्दाख हमेशा से ही व्यापारियों का एक पसंदीदा क्षेत्र रहा है, क्योंकि इन घाटियों से गुजरकर तिब्बत के लिए व्यापार किया जाता था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत गया, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लगभग 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग आए और यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग भी काफी मात्रा में रहते हैं। पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें जो लद्दाख की विशेष पहचान। भारत के दक्षिण में केरल एक छोटा सा राज्य है जो एक ओर से समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची अर्थात गरम मसाले की बहुत अच्छी पैदावार होती है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। भारत के इस हिस्से में ईसाई धर्म को फैलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उसके बाद अरब के व्यापारी आए यहाँ पर और इब्न बतूता उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वहाँ के मुसलमानों का जीवन बहुत अच्छा है। उसके बाद वास्को डी गामा जहाज के रास्ते से वहां पहुंचे, तभी पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग को जान लिया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी भी हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले भी, ईसाई धर्म के मानने वाले भी, हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग यहाँ पर। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। मछली पकड़ने वाला जाल है ये और इसको कहते हैं मछली पकड़ने का चीनी जाल। यह केरल के लोगों के द्वारा समुद्री पानी से मछली पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चीन के इस जाल से हूबहू मिलते हुए, इसीलिए इस जाल को चीनावाला कहते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन है और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ के अधिकांश लोग मछली, चावल और सब्जियां खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नौका दौड़। कितने लोग नाव पर बैठकर नौका दौड़ करा रहे हैं। केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। दोनों क्षेत्रों का इतिहास और संस्कृति भी अलग अलग प्रकार से है। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों से प्रभावित किया है। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती अधिक होती है, वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति के कारण ऊन के व्यापार वहां पर अधिक मात्रा में होता है। इससे पता चलता है कि किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों से गहरा संबंध है। इन विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते काल में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी होता है और हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने के तौर तरीके हर समय बदलते रहते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। इसीलिए हम अलग अलग समुदाय के होते हुए भी रोजमर्रा के जीवन में मिलजुल कर अपने रीति रिवाज और परंपराओं को निभाते हैं। विविधताओं में एकता। भारत के इन दो राज्यों के साथ साथ अनेक राज्यों की अगर हम चर्चा करेंगे, सभी राज्यों का अलग अलग भाषा है, अलग अलग रीति रिवाज है और अलग अलग प्रकार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। 1947 के बाद भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय जनमानस को संबोधित करने का एक दृश्य है, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर बैठे हैं और तिरंगे के नीचे हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित कर रहे हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में हमारी हम पर आंसू बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने हमारे शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवाई थी, जिससे बाग में इकट्ठा हुए सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि स्त्री पुरुषों को गोलियों से भून डाला गया था, जिसमें बहुत से निहत्थे लोगों की जान चली गई। स्वतंत्रता के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। उन्हीं प्रतीकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठा होकर लड़े। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए एकता में अनेकता का विचार हमें दिया है।
आधुनिक भारत में विविधता की बात लद्दाख और केरल में ही नहीं, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट पहचान के कारण, अपनी विशिष्ट बोली, भाषा और रहन-सहन के कारण अलग पहचान रखता है। परंतु फिर भी हम सब लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे, राष्ट्रीय चिन्हों, राष्ट्रीय गीतों, राष्ट्रीय गानों के द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए हैं और तभी वह विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि विविधता किसे कहते हैं और किस प्रकार से विविधता के होते हुए भी हम एक दूसरे के पूरक होकर इस देश और अपने गांव और अपने समाज का और अपना विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।